बोर्ड में जाते हो तो आपको कुछ काम पहले करना चाहिए। पहला तो ये है कि आपको एक बेसिक जो तैयारी है वो आपको करना चाहिए कि आप पूरे जीएस के या आपका जो भी ऑप्शनल है तो उस ऑप्शनल में क्या आपका मजबूत एरिया क्या-क्या है, जीएस का कौन-सा पक्ष है, कहाँ से क्या सवाल बनता है, तो एक बेसिक सा होमवर्क होना चाहिए और उसी होमवर्क को ध्यान में रख कर के मैंने इस सेशन को लाया है कि कंप्लीटली एक स्ट्रेटेजिक सेशन होगा। चलिए हम लोग कुछ सवालों को लेते हैं एक-एक करके। और सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस सवाल का उत्तर देने से पहले वीडियो को पॉज कर लें। पहले आप अपना उत्तर दें, उसके बाद ही मेरा उत्तर सुनें। और आंसर में एक बात और याद रखें कि मेरा आंसर ज़रूरी नहीं है कि यह मान्य ही होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि अब मानने लायक है तो इसको बिल्कुल मान लीजिएगा, अगर आप सहमत हों तब। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सोशल जो इश्यूज के टॉपिक हैं, एक बड़े व्यापक रूप में हम इसे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेक द क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में स्त्री की वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें कुछ बदलाव हो रहा है तो किस प्रकार का हो रहा है, तो उसके विषय में बताएं आप। सर, भारतीय समाज में जब आप उत्तर दें तो आप ऐसे बिल्कुल सीधा बोल सकते हो। सर, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज लगभग लगभग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का हो, या सामाजिक किसी परिवर्तन का हो, या किसी आंदोलन का हो। हर एक क्षेत्र में, और यहाँ तक कि सरकार है, सशक्त रूप से स्त्रियों के उत्थान के लिए नई नई योजनाओं को ला रहा है, उसे क्रियान्वित भी कर रहा है। जैसे कुछ योजनाओं का नाम बताएंगे। सर, अभी अभी हाल ही में महिला जो रिजर्वेशन जो बिल पास किया हुआ है, तो वो भी उसे उसे भी देखा जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे भारतीय समाज की विशेषता क्या है और इसमें विभिन्न वर्गों की पहचान कैसे होती है। सर, भारतीय समाज की विशेषताएं, इसमें जो मौजूद जो विविधता है, विभिन्न तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं और जो वर्ण व्यवस्था है, उसके द्वारा ये प्रकट होता है। और यहाँ वर्गों की जो पहचान है वह व्यापार है, शिक्षा, जाति और काम के क्षेत्र के आधार पर होता है। जैसे भारतीय समाज में ब्राह्मणों को पूजा का काम दिया गया है, क्षत्रियों को रक्षा का काम दिया गया है, वैश्य और शूद्र को जो वर्ण व्यवस्था था उसमें उनके कार्य अलग थे। समाज में जो जातियों के बीच जो सामाजिक संबंध है, वर्तमान में उस पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। तो विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक संबंध, सामाजिक जो सहोदर्य है, उसकी जो भावना है, उसको कैसे प्रबल किया जा सकता है। सर, भारतीय समाज में जातियों के बीच अब तक जो सामाजिक संबंध जो स्थापित हो रहा था, उसमें उसका जो सबसे बेहतरीन जरिया था वो था शिक्षा कार्य, जन्म कार्य, व्यापार कार्य। और इन्हीं कार्यों में अविरुद्धता के कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। यहाँ तक कि सामाजिक संबंध में भी जो है कई तरह से बाधाओं को डालने का प्रयास किया गया है। जैसे समाज में सामाजिक असमानता जो है वो भी बढ़ा है। जैसे आरक्षण नीति को ले लीजिए आप। तो आरक्षण नीति के कारण क्या हुआ, जातिवाद और सामाजिक विरोध का जो समस्या है वो ज़्यादा गहराया है। नहीं तो इससे पहले इस तरह की बातें नहीं थी। अच्छा, तो आप बताना क्या चाह रहे हैं। आरक्षण तो एक सकारात्मक नीति के रूप में लाया गया था ताकि जो वंचित वर्ग हैं उन्हें समृद्ध बनाया जा सके। तो इससे समृद्ध वर्गों को क्या समस्या है। सर, कोई भी सकारात्मक
जो नीति होता है वो समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता को स्थापित करने में मदद करता है। पर ये जो नीतियाँ हैं वो निश्चित समय तक ही निराकरण करने की अनुमति देता है, ताकि जो समृद्धि के लिए जो समान अवसर हैं उन लोगों को मिल सके। और सर, समाज में एक पूरे वर्ग को लाभ पहुंचाने के प्रयास करते समय समृद्ध जो वर्ग हैं उनका भी समर्थन जरूरी होता है, नहीं तो समय के साथ असमर्थता क्या है वो बढ़ता चला जाता है और उससे भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आरक्षण को लेकर के आपका मतलब क्या विचार है? क्या आरक्षण हटा देना चाहिए या समृद्ध वर्गों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए? सर, समृद्ध वर्गों को आरक्षण देने के लिए या उसके विषय में सार्वजनिक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि इसमें सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है उसका संतुलन बना रहे। और जहाँ तक बात रही आरक्षण को बढ़ावा देने का, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में जो योग्य जो कैंडिडेट हैं या जो व्यक्ति हैं उनके मेहनत का उनको प्रतिफल नहीं मिल पाता है और जिससे समाज में सृजनात्मकता जो है उसमें कमी आती है। कई तरह से जो समाज का जो विकास है वो भी अवरुद्ध होता है। हालांकि सामाजिक और आर्थिक समानता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आरक्षण हो, पर इसका एक निश्चित अवधि होना चाहिए, क्योंकि ये जरिया है विभिन्न स्तरों पर जो वंचित वर्ग हैं उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन अवसर प्रदान करने का। ये आप बता सकते हैं कि इस आरक्षण प्रणाली को लेकर जो समाज में जो लोग हैं उनके बीच में किस प्रकार का द्वेष या असमर्थताएं हैं? सर, उचित समय पर आरक्षण प्रणाली में सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि इस सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को सही दिशा में ले जाया जा सके। जहाँ तक बात रहे इसके प्रभाव को लेकर के लोगों में समर्थता या असमर्थता का, तो मैं उस पर चर्चा करने में अक्षम हूँ। आप अपने उत्तर को इस तरह से भी कह सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बोर्ड में जो लोग हैं वो किस वर्ग से हैं। दूसरा है सरकार के प्रति उनका क्या विचार है। तो वैसे में आप जब भी अपना विचार दें तो कई दफ़ा कुटिलतापूर्ण तरीके से आप सवाल से बाहर खुद को कर लें, बिल्कुल डिप्लोमेटिक अपने आंसर में बने रह सकते हैं। इन बातों को आप इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखेंगे। जब भी टॉपिक सोशल इश्यूज़ का हो, सोशल इश्यूज़ के टॉपिक पे बहुत ही डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत होती है। अथवा दूसरा एक तरीका है कि बेबाक रहिए, क्योंकि ये यूपीएससी का इंटरव्यू है और यहाँ पे आप में लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी देख रहा है, लीडरशिप देख रहा है। तो लीडर को बहुत बेबाक होने की ज़रूरत होती है, पर एक अधिकारी को नहीं होती है। आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठने जा रहे हैं तो आपकी जो जवाबदेही है वो बिल्कुल से धर्मनिरपेक्ष होता है, समाज निरपेक्ष होता है और इसको ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक आंसर ज़्यादा बेहतर होगा। भारत में धर्म और राजनीति में क्या संबंध है? सर, भारतीय संविधान धर्म और राजनीति के बीच अस्थायी संबंध स्थापित करता है, क्योंकि भारतीय संविधान सेकुलरिज्म के सिद्धांत का समर्थन करता है और इसमें व्यक्ति को किसी विशेष धार्मिक प्रणाली के प्रोत्साहित नहीं करने को कहा गया है। और यही एक बड़ा कारण है कि धार्मिक विवाद को लेकर के या उसमें हस्तक्षेप करके राजनीतिज्ञ कई तरह के विवादों को उत्पन्न करते रहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच का जो माहौल है उसमें संतुलन किस प्रकार बनाया जा सकता है? सर, केंद्र और राज्य के बीच
सहयोग का जो भावना है या सहयोगी निर्णय लेने जैसे जो मैकेनिज्म है उसे अपनाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से नियमित जो है परामर्श करें ताकि संसाधनों का अधिकतम वैज्ञानिक रूप से दोहन हो सके, और जो भी राज्यवार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान समय रहते बेहतर तरीके से निकाला जा सके। इस प्रकार से हम लोग एक जो रेखा सा मतलब खिंचा हुआ है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, उसका भी वो वहाँ से वो समाप्त हो जाएगा वो। जब भारत में जो चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ क्या क्या चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और प्रशासनिक उपयोग करके इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है या इसमें और अधिक कैसे पारदर्शी बनाया जा सकता है। जैसे भारत में चुनावी सुधार से जुड़ा हुआ कई सारी समस्याएं देखने को मिलता है, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना हो, या चुनाव में धन या जो अपराधीकरण है उसे रोकने की बात है। तो आप इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, कुछ सुझाव देंगे? चुनाव सुधारों के साथ चुनौतियां तो हैं, पर अभी जो वित्त जो कानून है उसको कड़ाई से अगर लागू किया जाए और अपराधीकरण को रोकने के लिए जो प्रबंधन क्रियाएं हैं और उसको मजबूत किया जाए, तभी न्याय संगत और जवाबदेही पूर्ण चुनाव संपन्न हो सकता है। वीडियो देखते हैं तो वीडियो के आखिरी में उस पर कमेंट ज़रूर करें, अपनी बातों को भी लिखें ताकि एक संवाद हो सके, और इसके ज़रिए इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर हम लोग बना सकेंगे। तो अपना ज़रूरी सुझाव भी दें। थैंक यू, एंड प्लीज़ डू राइट योर प्रीशियस कमेंट on each and every video and give your judicious opinion so that we should take corrective measure on that. Thanks.